हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेंगे फ्रेंड्स ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को। जैसे हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है, जैसे हमारा इन केस ऑफ रोटर एंगल में दैट इज EV/X, जो भी है EV/X जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट है वो है हमारा वो हमारा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है। लेकिन ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट उससे कम ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ज़्यादा है तो ट्रांसिएंट का स्टेबिलिटी लिमिट भी ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए अगर आपका स्टेबिलिटी लिमिट हमेशा ज़्यादा रहता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ज़्यादा मतलब ऑलरेडी जहाँ आपका इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट है वहाँ से अगर तो ज़्यादा पे ही चलते हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, फिर आपका स्विंग भी ज़्यादा मिल सकता है आपको। ठीक है, जैसा आप पावर एंगल कर्व में देखा होगा तो आपका अगर इनिशियल पॉइंट जहाँ है, अगर वहाँ से आपको स्टेबिलिटी लिमिट दूर पे है, ट्रांसिएंट या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट अगर बहुत दूर पे है तो आपको स्टेबिलिटी लिमिट भी आपको आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो ये सब की वजह से बेसिकली आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी को आपको इम्प्रूव करने का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों करना है? क्योंकि आजकल आपको कहीं पे भी टोटल ब्लैकआउट दिख रहा है, कोई भी कंट्री पे कहीं पे भी। वो बेसिकली क्यों होता है? स्टेबिलिटी इश्यूज का वजह से ही होते हैं मेनल। नॉर्मली क्या होते हैं, कहीं पे भी आपको क्या होते हैं, अगर ट्रांसिएंट आपको स्टेबिलिटी अगर मिस हो रहे हैं, वो सिस्टम आपको अनस्टेबल में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, तब क्या करेगा आपका सिस्टम में पावर स्विंग प्रोटेक्शन में, यानी ये तो आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन में धीरे धीरे कट जाएगा। उसकी वजह से कैस्केडिंग ट्रिपिंग होता जाएगा, एक एक जनरेशन का तरफ से या लोड का तरफ से, ऐसे कैस्केडिंग ट्रिप होता जाता है। उसमें आपको जो जनरेशन और लोड का बीच में जो डिफरेंस है वो और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका जनरेशन और आपको जो डिमांड है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर ज़्यादा बढ़ते हैं फिर आपका स्टेबिलिटी का इश्यू भी ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब आपको सिस्टम अनस्टेबल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से आगे और ट्रिपिंग हो जाएगा, उसकी वजह से और इसका डिफरेंस बढ़ जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे फर्स्ट चीज़ है, आपको बच जाएगा आपको कैस्केड ट्रिपिंग। और इसकी वजह से जो भी पावर सिस्टम का जो टोटल ब्लैकआउट होगा उससे आपको बच जाएगा। ठीक है, और इवन आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी आपको इम्प्रूव करने से आपको जो पावर स्विंग प्रोटेक्शन जो भी होते हैं उसमें भी आपको पावर स्विंग प्रोटेक्शन तो ऐसे तो लास्ट ऑप्शन है। अगर आप स्टेबिलिटी लिमिट ही बढ़ा दिया तो आपको ट्रिपिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको अनस्टेबल हो रहे हैं मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको सिस्टम का जनरेशन और लोड का बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा गैप है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएगा। मतलब आपको ये स्विंग होने का बाद भी ये फाइनली एक स्टेबल पॉइंट पे आ नहीं रहे, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। राइट, सो अगर आपका आपको स्टेबिलिटी लिमिट ही अगर ज़्यादा है, आपको जो भी ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट अगर इसका वैल्यू ही ज़्यादा है, अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तब आपको पावर स्विंग का जो प्रोटेक्शन है या आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन तक जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका पहले ही सिस्टम आपको स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इसी वजह से आपको अगर आपको पावर स्विंग या नहीं तो आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन में ट्रिप ही नहीं होगा सिस्टम। ठीक है, इसका पहले ही आपको सिस्टम अनस्टेबल से लेकर आपको स्टेबल स्विंग तक पहुंच जाएगा, तब आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा आपको, ये आपको स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ाने से ये सब आपको एडवांटेज है। इसके साथ साथ आपको आपका जो फॉल्ट का सिवियरिटी और फॉल्ट का ड्यूरेशन भी आपको कम होगा। आपको स्टेबिलिटी लिमिट अगर बढ़ा दिया तो ये आपको फॉल्ट का सिवियरिटी भी कम होगा, क्योंकि अगर आपको नेक टू नेक चल रहा है उसी में भी फॉल्ट हुआ है तो आपको सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको अनस्टेबल तो होगा ही होगा। लेकिन आपका स्टेबिलिटी लिमिट बहुत दूर है तो तब आपको फॉल्ट का सिवियरिटी भी आपको कम ही होगा, क्योंकि आपके पास मार्जिन है।
ठीक है, आपको तुरंत एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, तुरंत सिस्टम को आउट ऑफ स्टेप में नहीं है तो पावर स्विंग प्रोटेक्शन में ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो आप अनबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसका जो अनबैलेंस है जनरेशन और लोड का बीच में, वो और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको मिटिगेट ही कर सकते हैं। इवन आप इसकी वजह से क्या, आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसका जो सिस्टम प्रोटेक्शन को, ठीक है। इसके बाद आपको जो रिस्टोरिंग सिंक्रोनाइजिंग फोर्सेस है वो आपको इंक्रीज होगा, ठीक है फ्रेंड, आपको रिस्टोरिंग सिंक्रोनाइज फोर्स भी आपको इंक्रीज होगा। इसके बाद आपको जो एक्सेलरेशन टार्क है वो आपको कम होगा। एक्सेलरेशन टार्क क्यों होगा, अगर आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ा रहे हैं मतलब क्या है, आपको बेसिकली आपको स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ा रहे हैं मतलब आपको एक्सेलरेटिंग पावर जो भी है उसको आप कम कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली कम है आपको। इसीलिए अगर आपको एक्सेलरेटिंग पावर कम हो गया है तो एक्सेलरेटिंग टार्क कम होगा। एक्सेलरेटिंग टार्क कम हो गया है तो आपको सिस्टम में जो रोटर एंगल का स्विंग है वो कम होगा, ठीक है फ्रेंड। सो इसको कैसे अचीव करते हैं हम लोग, एक्सेलरेटिंग टॉर्क को कैसे कम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको कम करने के लिए तरीका ये है, आपको मैकेनिकल इनपुट है। हर स्टडी में हम लोग देखा था कांस्टेंट मैकेनिकल इनपुट। अगर आपका जो मैकेनिकल इनपुट जो भी आपका, जैसे स्टीम टरबाइन में इसका जो स्टीम इनलेट है, अगर उसका जो कंट्रोल है, अगर उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, फास्टली कंट्रोल कर सकते हैं, तब आपको एक्सेलरेटिंग टार्क है, एक्सेलरेटिंग पावर कम हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन टार्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। या नहीं है तो दूसरा तरीका है आपको आर्टिफिशियल लोड है, ठीक है। आर्टिफिशियल लोड मतलब आपको जो बेसिकली फॉल्ट का केस में क्या हो रहा है, आपको एक्टिव पावर जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो रहा है, क्योंकि पूरा जो भी फॉल्ट को फीड कर रहे हैं वो प्योरली रिएक्टिव पावर है। सो इलेक्ट्रिकल पावर है जो जीरो हो रहे हैं, ओनली मैकेनिकल पावर है। सो एक्सेलरेशन पावर है, मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल पावर है, वो जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो रहा है तो पूरा मैकेनिकल इनपुट जो भी आपको टरबाइन को दे रहे हैं वो प्योरली आपको जनरेटर रोटर को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, राइट। उसी वजह से आपका रोटर एंगल भी बढ़ रहे हैं। रोटर एंगल बढ़ने की वजह से आपको सिस्टम का जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी का ऊपर पहुंच जाएगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें आपको आउट ऑफ स्टेप या लॉस ऑफ, मतलब आपको आउट ऑफ स्टेप ये नहीं है तो पावर स्विंग प्रोटेक्शन में आपको ट्रिप होके कैस्केडिंग ट्रिपिंग होते पूरा सिस्टम को ब्लैकआउट का तक लीड कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए अगर आप इसको, इधर आप मैकेनिकल इनपुट पी एम माइनस पी ई है उसको आप कम करना है। आइडियल कंडीशन पे जो मैकेनिकल इनपुट है वही इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, आपको सिस्टम में ना एक्सेलरेशन होगा ना डिसेलरेशन होगा। अगर आपको मैकेनिकल इनपुट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट कम है तो आपको एक्सेलरेट होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज़्यादा है मैकेनिकल से तो आपको डिसेलरेट होगा। फॉल्ट का केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल है वो जीरो हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। मतलब जो भी आपको आपको टरबाइन में जो मैकेनिकल इनपुट है वो प्योरली आपको रोटर को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको वो रोटर मैकेनिकल इनपुट का अगर आप कम करेगा तो एक्सेलरेशन टार्क तो कम हो ही जाएगा। दूसरा तरीका है जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है अगर वो जीरो हो रहे हैं, अगर मैं इसको जीरो ही होने नहीं दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो क्यों हो रहे हैं, आपको सिस्टम जैसे ही फॉल्ट हो रहा है तो दो केस है। एक फर्स्ट है, जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट हो रहा है तो जो भी पावर फीड कर रहे हैं वो प्योरली रिएक्टिव पावर को फीड कर रहे हैं, सो इसीलिए एक्टिव पावर जीरो हो रहा है। दूसरा, आपको सिस्टम का पहले फॉल्ट होने का पहले जो भी आपका लोड है वो आपको एक्टिव पावर को सक कर रहे, खींच रहे, डिमांड ले रहे इससे। जैसे ही फॉल्ट हो गया तो वो लोड को बाईपास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक संट फॉल्ट है ये, संट फॉल्ट का वजह से जैसे ही लोड को आप शॉर्ट सर्किट कर दिया, सो जो भी आपका लोड का पावर पहले है वो अभी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी लोड का पावर कुछ नहीं है, जो भी जा रहे हैं दैट इज फॉल्ट है। फॉल्ट में तो आपको एक्टिव पावर तो है ही नहीं, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट जैसे ही जीरो डिटेक्ट करते हैं इसका पहले ही अगर आप उसी जनरेटर में कोई आर्टिफिशियल लोड अगर डाल सकते हैं, कोई रेसिस्टेंस बैंक इसका डाल सकते हैं टेम्परेरी, मतलब ऐसा कोई हम लोग स्विचिंग कर देंगे, जैसे ही आपका जनरेटर में एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन टॉर्क बढ़ जाएगा, नहीं है तो इसका रोटर एंगल जैसे ही इंक्रीज हो रहे हैं उसी टाइम पे अगर आप इसका ऊपर आप कोई भी आर्टिफिशियल लोड है, इसका पर्पस ओनली आपका
आपका एक्सेलरेटिंग पावर को कम करने के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट को आपको बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेटिंग पावर को आपको कम करने के लिए, इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन टॉर्क कम करना है, इसकी वजह से जो आपका रोटर एंगल का जो इंक्रीमेंट है उसको कम करना है, ठीक है। उसको जैसे ही कम करेगा तो आपको तो है ही गया। तो इसीलिए आपको आर्टिफिशियल लोड से आर्टिफिशियल लोड से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक्सेलरेशन टार्क करके, ठीक है। सो इसकी वजह से हम लोग ये करते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे आपको क्या क्या मेथड से हम लोग ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट तरीका है फ्रेंड्स आपका हाई स्पीड फॉल्ट क्लियरिंग है। अगर कभी भी फॉल्ट होते हैं, आपको फॉल्ट होने के बाद आपको पता है फ्रेंड्स, जो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर आपको जीरो हो रहा है, मैकेनिकल इनपुट है, ओनली मैकेनिकल इनपुट है, तो इसी की वजह से एक्सेलरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप जो एक्सेलरेट हो रहे, जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो कितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो उतना ज़्यादा हाई से, उतना ज़्यादा मोमेंटम से ये, उतना ज़्यादा एनर्जी से ये आपको रोटर है आपको स्विंग करेगा, ठीक है। आपको रोटर का एंगल बढ़ता जाएगा। अगर इसको आप तुरंत जितना मिनिमम टाइम है उतना मिनिमम टाइम में अगर आप इसको काट काट देगा, फॉल्ट को क्लियर करेगा, तो इसका एक्सेलरेटिंग पावर है उसको आप लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलरेटिंग पावर लिमिट करेगा तो आपको सिस्टम का स्टेबिलिटी ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब आप डेल्टा बहुत ऊपर पहुंचने तक वेट नहीं कर रहे हैं, डेल्टा पहुंच के क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल तक पहुंच जाएगा। इसका ऊपर भी अगर आप एक्सेलरेटिंग पावर है तो वो आपको स्टेडी स्टेट, मतलब आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट एंगल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री स्टेबिलिटी लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर ये आपको सिस्टम अनस्टेबल ऐसे ही हो गया, ठीक है। सो हम इसका पहले ही, जैसा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, जो आपका क्रिटिकल क्लियरिंग आपको एंगल है, उसका पहले ही वो जो जहाँ क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल होते हैं उसको हम लोग क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम बोलते हैं। मतलब आपको जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा बढ़ के एक्सेलरेटिंग पावर का वजह से क्रिटिकल क्लियरिंग का एंगल तक पहुंचते हैं, उसके में जो भी टाइम लगेगा उसको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस किया था। तो उसका पहले ही अगर इसको फॉल्ट को क्लियर करेगा तो सिस्टम को ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी ऐसे ही इम्प्रूव हो गया, राइट। इसकी बात है फ्रेंड्स आपको लोकल ब्रेकर का फेलियर प्रोटेक्शन है, एलबीबी प्रोटेक्शन, ये हमेशा ज़रूरी है। क्योंकि आपको कभी भी बहुत बार क्या होता है, आपका सिस्टम अनस्टेबल होने का रीज़न है, इवन आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम आपको बहुत अच्छे हैं, फास्ट है, एकदम प्रोटेक्शन दिया, लेकिन बहुत बार होता है आपका जो रिले का वजह से, यानी ये तो ब्रेकर का फेलियर का वजह से आपका उस फॉल्ट में उस पर्टिकुलर ब्रेकर आपको ट्रिप नहीं कर रहे हैं, यानी ये तो रिले आपको ट्रिप नहीं कर रहे हैं। उस केस में आपको उसको तुरंत, जैसे ही उसका 86 आ गया, फिर ट्रिपिंग कमांड गया, लेकिन फिर भी आपका ब्रेकर का ऑन है, तब आपको तुरंत इसका बैकअप ब्रेकर से आप इसको आइसोलेट कर दीजिए ब्रेकर को। आप वेट मत कर दीजिए। वेट मतलब क्या है, वेटिंग में क्या होता है, इस ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा है तो इसका अपस्ट्रीम ब्रेकर क्या करेगा, आपको टाइम डिले का बाद इसको ट्रिप करेगा। इतना टाइम डिले के बाद अगर आप इसको ट्रिप करेगा तो सिस्टम ऐसे ही अनस्टेबल तक पहुंच जाएगा। इसको ट्रिप करने से ही आपको बाकी सिस्टम को आप बचा नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए आपको जहाँ EHV सिस्टम है, HV सिस्टम में आपको हमेशा हर ब्रेकर में आपको बैकअप लोकल ब्रेकर का फेलियर प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आपको टाइम डिले कम करना है। आपको रिमोट ब्रेकर का फेलियर टाइम डिले तक वेट नहीं करना है, आपको लोकल में ही एक बैकअप प्रोटेक्शन दे दीजिए, एलबीबी का प्रोटेक्शन दे दीजिए। ऐसा एक कंडीशन पे आप इसको तुरंत आपको ट्रिपिंग इनिशिएट कर दीजिए, ठीक है। इसकी बाद फ्रेंड्स आपको इंडिपेंडेंट पोल का सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारा सर्किट ब्रेकर है 3 पोल का सर्किट ब्रेकर होते हैं। मतलब 3 पोल सर्किट ब्रेकर मतलब फ्रेंड्स आपको कभी भी फॉल्ट होता है तो इस सर्किट ब्रेकर का तीनों पोल के लिए जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो सिंगल रहते हैं। आप देखेगा तो इंडस्ट्री में आपको LV MV वोल्टेज में तो आपको वही रहते हैं, एक ही मैकेनिज्म होते हैं, उसी से आपको ब्रेकर का तीनों पोल क्लोज होते हैं, तीनों पोल ट्रिप होते हैं। इसका लेवल मैकेनिज्म एक ही होते हैं, उसका कॉमन एक ही क्लोजिंग कॉइल होते हैं, एक ही ट्रिपिंग कॉइल होते हैं। जैसे ही क्लोजिंग कॉइल आपको ऑपरेट हो गया तो इसका लेवर को आपको क्लोज करेगा उस मैकेनिज्म से। तीनों पोल एक बार, मतलब RYB तीनों पोल पोल एक साथ क्लोज हो जाएगा। अगर इसका ट्रिपिंग कॉइल में कभी भी सप्लाई मिलेगा तो तीनों फेस का एक साथ आपको
ओपन हो जाएगा, राइट। लेकिन उसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या है, यही आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका कभी भी आपको एक साथ अगर आप तीनों पोल कट गया तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर ऐसे ही जीरो हो गया, राइट। उसमें आपको एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ जाएगा। जो भी मैकेनिकल इनपुट है प्योरली आपको एक्सेलरेटिंग पावर है, ठीक है। सो एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ जाएगा तो डेल्टा बढ़ जाएगा, जो इसका रोटर एंगल है वो आपको क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल तक पहुंच जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी एंगल तक पहुंच जाएगा, आपको ट्रिप कर ही देगा। मतलब आपको सिस्टम तो ऐसे ही आउट ऑफ स्टेप हो जा रहे हैं और आपको कैस्केड ट्रिपिंग हो जाएगा, राइट। अगर आप जिस फेज में फॉल्ट है, अगर उसी फेज को अगर आप ट्रिप करोगे, मतलब आपको आर वाई बी में कोई, आपको पता है फ्रेंड्स, आपको ट्रांसमिशन लाइन में मेजॉरिटी ऑफ द फॉल्ट्स क्या होते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स ही होते हैं। मेजॉरिटी आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, ठीक है। हर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में अगर आप इंडिपेंडेंट ब्रेकर पोल ऑपरेशन किया, इसकी साथ साथ आप सिंगल पोल ट्रिपिंग ऑपरेशन दिया, ठीक है, मतलब जिस फेज का फॉल्ट को उसी पोल का ब्रेकर ट्रिप करेगा, ठीक है। आपको तीनों ब्रेकर का एक साथ ट्रिप नहीं करेगा। आर का फेज में अगर फॉल्ट डिटेक्ट किया तो आर का फेज का ही ब्रेकर पोल ओपन होगा, वाई बी का इंटैक्ट में ही रहेगा, वो ट्रिप नहीं होगा, राइट। उस केस में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिकल पावर है वो जीरो नहीं हो रहे हैं, बाकी आपको वाई बी में जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है वो आपको फीड कर रहे हैं। सो इसकी वजह से एक्सेलरेटिंग पावर है वो आपको कम होगा। जैसा पी एम माइनस पी ई पहले था, पी ई एक साथ आपका जीरो हो रहा है, लेकिन अभी आप एक साथ जीरो नहीं कर रहे, ओनली इसको आप वन थर्ड ही कर रहा था, ठीक है। आपको मतलब टू थर्ड ऑफ द पावर तो जा ही रहे, बाकी जो दोनों हेल्दी फेजेस में जो भी पावर जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, ओनली वन थर्ड पावर जो तीसरा फेज में, जो आपको आर फेज में जो फॉल्ट है उसको ही आप क्लियर कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से आपको एक्सेलरेटिंग पावर आपको कम हो जाएगा। सो आपको एक्सेलरेशन टार्क कम हो जाएगा, जैसे पहले बताया था आपका रोटर एंगल कम हो जाएगा, इसकी वजह से आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी भी आपको इम्प्रूव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद आपको है फ्रेंड्स डायनेमिक ब्रेकिंग है। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या है, आपका जो मैकेनिकल इनपुट है वो आपको कम करना है आपको, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल लोडिंग जो भी बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल लोडिंग मतलब क्या है, आपको कभी भी आपको जो जनरेटर में आपको इलेक्ट्रिकल पावर फॉल्ट का वजह से जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है वो जीरो हो गया, और ओनली मैकेनिकल इनपुट पावर है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग पावर है। जैसे ही एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन टार्क बढ़ेगा, डेल्टा आपका रोटर एंगल बढ़ रहा है, तो उसमें डिटेक्ट करके आप इसमें एक संट रेसिस्टेंस सर्क्यूट है तीनों फेज में। अगर आप एक रेसिस्टेंस लोडिंग है, आप इसका ऊपर स्विचिंग कर दीजिए, आप इसको क्लोज कर दीजिए जनरेटर का, साथ साथ आप एक रेसिस्टेंस लोड भी आप लगा दीजिए तीनों फेज में। वो जैसे ही आपको अगर एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ रहा है या नहीं तो डेल्टा बढ़ रहा है, इसमें डिटेक्ट करके आप इसको रेसिस्टेंस लोड को क्लोज कर देगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, पावर है, वो आपको जीरो नहीं होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेटिंग पावर है आपको कम होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हर जगह केल वही है, मतलब आपको एक्सेलरेटिंग पावर कम करना है, आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी को कम करने के लिए। दूसरा आपको ई वी बाई एक्स, आपको अगर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ गया है तो ऐसे ही ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ गया है, राइट। वो एक मेथड है, ठीक है। वो कैसे है, आपको नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स आपका संट कंपनसेशन है। संट कंपनसेशन में क्या करते हैं हम लोग, संट का आपको इंडक्टर्स यूज़ करते हैं, संट इंडक्टर या नहीं तो संट कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या है, आपका कहीं पे भी आपको संट कंपनसेशन कर रहे हैं, मतलब क्या है, आपको टू वर्ड्स लोड साइड ही होते हैं, आपको संट कंपनसेशन हमेशा टू वर्ड्स जनरेशन साइड नहीं होते हैं। तो टू वर्ड्स लोड साइड में आपको हमेशा संट कंपनसेशन यूज़ करते हैं। उसमें आपको जो मेन पर्पज है संट कंपनसेशन का, आपका जो टू वर्ड्स लोड में आपको वोल्टेज प्रोफाइल आपको मेंटेन करने के लिए, ये इसका फर्स्ट पर्पज है संट कंपनसेशन का, ठीक है। अगर संट कंपनसेशन का वजह से वोल्टेज प्रोफाइल कम हो रहे हैं, वोल्टेज प्रोफाइल आपको मेंटेन हो रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है लोड का, वो लोकल में ही मीट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपको जनरेशन से लेकर, जनरेटर से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क का थ्रू पूरा प्राइमरी सेकेंडरी का ट्रांसमिशन नेटवर्क से लेकर पूरा आपको रिएक्टिव पावर फ्लो करने नहीं दे रहे हैं। आपको जहाँ लोड में आपको ट्रांसिएंट आपको रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, उसका रिएक्टिव पावर को वहीं पे ही आपको रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप संट कंपनसेशन कर रहे हैं, राइट। उसकी वजह से आपको क्या हो रहे हैं,
पहले जो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों पावर जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी अभी अभी जैसे ही शंट कंपनसेशन से आपको रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट आप लोकल में ही मीट कर रहे हैं लोड को, तब आपको ट्रांसमिशन लाइन में आपको इवन इसका बैक में जनरेटर में भी आप प्योर रिएक्टिव पावर ही सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको जो टोटल आपको एमबीए रेटिंग है वो प्योरली आपको मेगावाट को ही रिक्वायरमेंट को ही मीट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको जो ऑब्वियसली इसका जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, आपको ईवी बाई एक्स से जो मैक्सिमम पावर है, एक्टिव पावर है, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही आप नलीफाई कर रहे हैं, तो एक्टिव पावर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो आपको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपको ट्रांसिएंट का स्टेबिलिटी लिमिट भी आपको बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका डेल्टा का मैक्सिमम है, आपको मार्जिन है, आपका रोटर एंगल में आपको आप ज़्यादा मिलेगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल का। अगर आपको जो स्टीम टरबाइन है, अगर इसका वाल्विंग, इसका जो वाल्व का ऑपरेशन, इसका जो कंट्रोल अगर आप फास्टली कर रहे हैं, तब आपको मैकेनिकल इनपुट पावर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे ही आपका रोटर एंगल आपको बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, आप इसको तुरंत फास्ट कंट्रोल का थ्रू, आपको वाल्विंग का थ्रू, आपका जो स्टीम टरबाइन है उसको, आपका वाल्व को आप कम कर रहे हैं, इसका मैकेनिकल इनपुट कम कर रहे हैं, तब आपको ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेटिंग पावर और एक्सेलरेटिंग टार्क और इसका जो रोटर एंगल है, इसका इंक्रीमेंट है, आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसकी बाद है आपको नेक्स्ट है आपको ऐसे आप एक्साइटेशन से भी है। ठीक है। नेक्स्ट है वो बोलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको एक्साइटेशन। अगर आपको एक्साइटेशन सिस्टम अगर स्पीड है, तब भी आपको, अगर आपको ई वी बाई एक्स से जो आपको आपको स्टेबिलिटी लिमिट है, अगर इसका जो ई वी बाई एक्स में अगर ई जो एक्साइटेशन का वोल्टेज है, ई आपका जनरेटेड वोल्टेज, अगर इसको फॉल्ट का केस में अगर इसको बूस्ट कर दीजिए, इसको बूस्ट करके करेगा तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल पावर है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। उसमें आपको ई को ऐसे बूस्ट कर दीजिए फॉल्ट के केस में, थोड़ा सा पावर रहेगा, तो इसकी वजह से आपको वो कब होगा, आपको फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम चाहिए, हाई स्पीड एक्साइटेशन सिस्टम चाहिए। हाई स्पीड एक्साइटेशन सिस्टम अगर है तो वो ई जल्दी जल्दी बढ़ेगा, इसकी वजह से आपको सिस्टम का डेल्टा भी आपको कम होगा। ई जैसे ही बढ़ रहा है तो डेल्टा कम होते हैं। ठीक है। वो हम बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है, इसका वेक्टर डायग्राम देखेगा तो आपको समझ में जाएगा। जैसे ही ई का एंगल बढ़ रहा है तो आपको ई और बी का जो बीच में जो एंगल है, ई का वोल्टेज मैग्नीट्यूड जैसे बढ़ रहा है तो ई और बी के बीच में जो मैग्नीट्यूड एंगल है वो कम होगा। एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा है, राइट। इसमें आपको जैसे ही ई वी बाई एक्स से कांस्टेंट है, अगर ई बढ़ा रहे तो आपको ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा जो पावर कांस्टेंट है, सो ई बढ़ा रहे तो आपको डेल्टा कम होगा वहाँ। ठीक है। सो ई को अगर आप जैसे ही आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा कांस्टेंट है, लोड तो चेंज नहीं हो रहे हैं, अगर इसको एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं तो आपको डेल्टा कम होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ई बढ़ाएगा तो। ठीक है। और इवन फॉल्ट का केस में भी आपको ई को आप बूस्ट कर दीजिए, आपको नॉर्मल उसी ई में तो आपको पावर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा। अगर आपको ई को 2 गुना 3 गुना आप इसको बूस्ट करेगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ रहेगा, तो इसकी वजह से जो पी एम माइनस पी है, जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो कम होगा। और इसकी वजह से आपको जैसे पहले बताया था, एक्सेलरेशन टार्क कम होगा, आपको रोटर एंगल का इंक्रीमेंट कम होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका ये फ्रेंड, मैं आपको ये स्किप कर दिया, वो आपको जनरेटर ट्रिपिंग। एक जनरेटर ट्रिपिंग है। और जनरेटर ट्रिपिंग क्या है, आपको जैसे ही आपको जनरेशन और लोड का बीच में आपको डिफरेंस बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, आप इसको पावर स्विंग में या आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन में अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को काट रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रिप कर रहे हैं, तब क्या हो गया, आपको लोड एक साथ बल्क लोड आपको सेट हो गया। ठीक है। या बल्क लोड एक साथ सेट कर दिया, आप एक ट्रांसमिशन लाइन को आप पावर स्विंग में या आउट ऑफ स्टेप में अगर आप इसको ट्रिप कर दिया, मतलब आप एक साथ में आपको बहुत हेवी लोड, बल्क लोड आपको ट्रिप कर दिया। ट्रिप करेगा तो आपको जनरेशन और लोड का बीच में इतना डिफरेंस आएगा, जनरेशन बहुत ज़्यादा है और लोड आपको बहुत कम है, तब आपको क्या होगा, डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है। अभी भी आपको डेल्टा बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सो एक्स बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, तो उसमें आपको आपको क्या होगा, आपको अननेसेसरी एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, आपको रोटर एंगल बहुत बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको इसका जनरेशन और लोड का बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको कम करना है, जीरो तक लेकर आना है।
ठीक है। अगर जनरेशन और लोड बैलेंस है, मतलब आपका नो एक्सेलरेशन है, नो डिसेलरेशन है, आपको स्टेबल चलेगा, फ्रीक्वेंसी भी स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे आपको जनरेशन बढ़ रहा है तो आपको स्पीड बढ़ेगा, रोटर एंगल बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड। सो आपका वही है, इस अगर आपको जनरेशन कम है, लोड ज़्यादा है, तो आपको स्पीड घटेगा, रोटर एंगल भी घटेगा, राइट, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था। सो इसी वजह से आपको जैसे ही आपको बल्क लोड कट गया तो आप इसके साथ आप तुरंत जनरेटर को ट्रिप कर दीजिए, ट्रिप करके आप इसको जनरेशन को मैच कर दीजिए। ठीक है, इसकी वजह से आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, फास्ट जनरेटर ट्रिपिंग है। ऐसे आप इसको कंट्रोल्ड सेपरेशन, या नहीं तो आपको कोई एक लोड को सेपरेट कर दो, आप कोई सिस्टम को सेपरेट कर दो, आइसोलेट कर दो, दो सिस्टम को आप आइलैंड कर दो, सिस्टम को आइलैंड करके जाओ, जो जहाँ का फॉल्ट है, जहाँ का इश्यू है, वहीं पर इम्पैक्ट होगा, बाकी में इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। या इवन आपको जनरेशन और लोड के बीच में जो डिफरेंस का वजह से, अगर फॉर एग्जांपल लोड का प्रॉब्लम है, आपको लोड ज़्यादा है, जनरेशन कम है, तब आप लोड का सेटिंग कर दीजिए। आप जनरेशन और लोड के बीच में जो उसको डिफरेंस है कम करने के लिए आपको दो तरीका है। अगर जनरेशन ज़्यादा है तो जनरेटर को ट्रिप कर दीजिए, अगर लोड ज़्यादा है तो लोड को सेट कर दीजिए लोड सेटिंग का थ्रू। या लोड सेटिंग आपको या अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का थ्रू, या नहीं तो अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग का थ्रू। तो ये नॉर्मली हमारा फॉल्ट का केस में दोनों चीज़ एक्ट करेगा, और दोनों चीज़ की वजह से आपको लोड सेट होगा, दोनों पैरेलल एक साथ एक्ट करेगा। अंडर वोल्टेज जैसा फॉल्ट होता है तो वोल्टेज भी आपको गिरेगा, फ्रीक्वेंसी भी गिरेगा। उस केस में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग भी होगा, अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग भी होगा। उसकी वजह से क्या एडवांटेज क्या है, जब सिस्टम फॉल्ट से रिकवरी हो जाते हैं, इसके बाद आपको जनरेशन और लोड को मैच करेगा। आपको जनरेशन और लोड का एक्टिव पावर को लोड अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग मैच करा देगा, रिएक्टिव पावर बैलेंस को आप अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग मैच करा देगा, सो दैट आपको पोस्ट फॉल्ट है, फॉल्ट क्लियर होने के बाद आपको जो जनरेटेड एक्टिव पावर और जनरेटेड रिएक्टिव पावर, आपको लोड एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट का साथ मैच करा देगा, सो दैट आपको फॉल्ट क्लियर होने के बाद जो भी आपको जो स्विंग है, आपको जो स्टेबिलिटी है, आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये इसकी बाद आपको, जैसे मैं आपको बताया था ई वी बाई एक्स। ठीक है, ई वी बाई एक्स में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स। अगर आपको ई वी बाई एक्स में अगर एक्स कम करेगा तो एक ई बढ़ा दिया आप हाई स्पीड एक्साइटेशन के थ्रू, अगर आप ई और वी बढ़ा दिया आपने शंट कंपनसेशन, ये सब के साथ आप वी का इम्प्रूवमेंट बढ़ा दिए। अगर आप एक्स बढ़ा देगा, एक्स कम करेगा, सो दैट ई वी बाई एक्स बढ़ेगा। एक्स कैसे कम करेंगे हम लोग, सीरीज कंपनसेशन के थ्रू। सीरीज कंपनसेशन में अगर आप ट्रांसमिशन सिस्टम का रिएक्टेंस आप कम करोगे सीरीज कंपनसेशन के थ्रू, जैसे आप सीरीज रेसिस्टर या रिएक्टर का थ्रू आप जनरली रेसिस्टेंस सीरीज कैपेसिटेंस ही यूज़ करते हैं, इसका रिएक्टेंस कम करेगा तो एक्स कम हो जाएगा, तो ई वी बाई एक्स बढ़ेगा, जो आपको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको ट्रांसिएंट का स्टेबिलिटी लिमिट भी आपको बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सो इसीलिए आपको सीरीज कैपेसिटर आपको यूज़ करते हैं। इवन कुछ कुछ जगह पे आप देखेगा तो स्विचिड टाइप सीरीज कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। स्विचिड टाइप मतलब आपको जैसा केस आता है, जैसा फॉल्ट से सिस्टम को पोस्ट फॉल्ट इनिशियल थोड़ी देर तक आपको कैपेसिटर बैंक सीरीज में रहते हैं, इसके बाद इसको संट कर, इसके बाद स्विचिंग का तो इसको आइसोलेट कर देते हैं। मतलब थोड़ी देर आपको स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रहते हैं, कंटिन्यूसली नहीं रहते हैं कैपेसिटर बैंक, ओनली थोड़ी देर के लिए रहते हैं, ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और जल्दी सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए फॉल्ट क्लियर होने के बाद। जैसे ही थोड़ी देर के बाद टाइमर बेस्ड है या नहीं तो सिस्टम नॉर्मल हो गया तो ये कैपेसिटर बैंक आउट हो जाएगा, इसका बाईपास ब्रेकर क्लोज हो जाएगा और कैपेसिटर बैंक को ऐसे ही आइसोलेट कर देगा। ठीक है, ऐसे सिस्टम भी यूज़ करते हैं, या कंटिन्यूस सीरीज टाइप कैपेसिटर वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा एवीआर का ही एक स्पेशल फंक्शन है, आपको पावर सिस्टम स्टेबलाइजर पीएसएस। ठीक है, हमारा एक्साइटेशन सिस्टम में पीएसएस फंक्शन को आप एनेबल करके, अगर आप इंडस्ट्री में देखेगा तो फ्रेंड्स पीएसएस फंक्शन है आपका ग्रिड का साथ इंटरकनेक्ट करने से पहले, जैसे आप ग्रिड का साथ पैरेलली नहीं चला रहे, आपका एक्साइटेशन सिस्टम में पीएसएस फंक्शन को पहले डिसेबल करके रखा होगा। लेकिन आप जैसे ही ग्रिड का साथ पैरेलल करके चला रहे हैं तो आपका पीएसएस का फंक्शन आपको एनेबल करना है। आजकल आपको इंडिया में थोड़ा रेगुलेशन कम है, लेकिन बाहर कंट्रीज में देखेगा तो इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। आपका ग्रिड का साथ पैरेलल चला रहे तो पीएसएस का
एनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको ट्यूनिंग करना है, इसका ऑडिट भी होते हैं, इसका सेटिंग और इसका ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका चेकिंग भी होना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। हर इंटरवल में, फिक्स्ड इंटरवल में इसका चेकिंग भी करना चाहिए पीएसएस का सेटिंग सही है नहीं है, क्योंकि पीएसएस से बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। एक्चुअली पीएसएस क्या होते हैं एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेगा तो पावर सिस्टम स्टेबलाइजर क्या होते हैं जनरली हमारा फॉल्ट का केस में, या नहीं तो स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी कभी भी होते हैं, आपको क्या होते हैं स्विंग होता रहेगा, राइट। स्मॉल सिग्नल में क्या होते हैं धीरे 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 बड़ा होके वो अनस्टेबल हो जाते हैं, स्मॉल सिग्नल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अगर रोटर एंगल जैसे या पावर स्विंग कभी भी होते हैं, पावर स्विंग में क्या होता है पावर जैसे आपको फिक्स्ड पावर जा रहे हैं उससे जैसे आपको पावर में स्विंग कर रहे हैं, पावर स्विंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डेल्टा में स्विंग है, जो ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा में अगर डेल्टा चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली पावर भी चेंज होगा। डेल्टा क्यों चेंज हो रहे हैं, डेल्टा इसीलिए चेंज हो रहे हैं आपको जो एक्सेलरेटिंग पावर है पी एम माइनस पी ए वो आपको बैलेंस नहीं है, इसी वजह से आपको डेल्टा चेंज हो रहे हैं, राइट। तो ये सबका वजह से आपको बेसिकली डेल्टा चेंज हो रहे हैं, और डेल्टा चेंज होने की वजह से आपको पावर भी चेंज हो रहे हैं, पावर जैसे कांस्टेंट जा रहा था अभी आपको पावर चेंज हो रहे हैं, राइट। इसको पावर का चेंज को आपको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं हमारा एक्साइटेशन सिस्टम, आपको जैसे ही आपको एक्सेलरेटिंग पावर का वजह से जो डेल्टा बढ़ रहे हैं, जैसे ही डेल्टा बढ़ रहे हैं या पावर स्विंग जैसे ही कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं ये एक्साइटेशन को और लोड एंगल को ऐसे कंट्रोल करेगा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको पावर स्विंग में, आपको स्विंग मतलब आपको पावर चेंज हो रहे हैं, राइट, पावर ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर पावर का अगर आप डिक्रीजिंग लोअर साइड आपको ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये उठाने के लिए ट्राई करेगा एक्साइटेशन सिस्टम, इसका एक्साइटेशन ई और इसका जो डेल्टा एंगल डेल्टा को आपको कम करने के लिए ट्राई करेगा, तो इसका पावर को जल्दी उठाने के लिए ट्राई करेगा। अगर वो एक्सिस में जा रहे हैं, आपको पावर है हायर साइड में जा रहे हैं, जो जितना पहले जा रहे हैं इससे ऊपर जा रहे हैं, तब आपको ये क्या करेगा एक्साइटेशन और डेल्टा को कम करने के लिए ट्राई करेगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दैट आपको क्या करेगा, ये आपको पीएसएस क्या करेगा जो आपका चेंज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको उठाने के लिए ट्राई करेगा, सो दैट इसका जो स्विंग है आपको स्टेबल होगा और जल्दी आपको एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, एक न्यू स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्साइटेशन सिस्टम का एक फंक्शन है, आपको एक्साइटर आपको ऑटो में रहने दो, मैनुअल कहीं पे भी रहने दो, या कांस्टेंट वोल्टेज में रहने दो, रिएक्टिव पावर मोड में रहने दो, कोई भी मोड में रहने दो, लेकिन पीएसएस अगर आप ऑन करेगा तो उस मोड का साथ साथ जैसे ही पीएसएस एनेबल हो जाएगा तो इसका पावर जैसे ही स्विंग होता है तो ये पीएसएस का थ्रू आप इसको एक्साइटेशन को बूस्ट करते हैं या एक्साइटेशन को बक करते हैं, एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करके आपको पावर स्विंग को कम करते हैं, राइट। यही इसका मेन फंक्शन है। इसका सेटिंग और इसका ट्यूनिंग क्रिटिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आइडियली क्या होना चाहिए आपको पावर सिस्टम जो स्विंग है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपको पावर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव साइड पावर को बढ़ाना है, अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो नेगेटिव साइड में इसको पावर को कम करने के लिए ट्राई करना है। अगर इसका जो पीएसएस का सेटिंग इसका गलती से या नहीं है तो इसका सेटिंग में कोई भी कन्फ्यूजन है उसमें आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन का जगह आप सेम डायरेक्शन में अगर डाल दिया तो ये नॉर्मल आपको स्टेबल स्विंग में भी इसको अनस्टेबल कर सकते हैं। मतलब समझ गए फ्रेंड, आप अगर आपको पावर ऑलरेडी जो पावर जा रहे हैं उससे डाउन जा रहे हैं आपको स्विंग ऐसा, उस स्विंग में आपको ऑब्वियसली क्या करना है इसको उठाना चाहिए, आपको ई एंड डेल्टा को बढ़ाना है, लेकिन आपको सेटिंग ऑपोजिट है, सो ये क्या करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में ई एंड डेल्टा को और कम करेगा तो ये स्विंग और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये अनस्टेबल होने का चांस और बढ़ जाएगा। सो आपको इवन स्टेबल एक नॉर्मल स्टेबल कंडीशन का पे इवन आपको पावर स्विंग जो स्टेबल पावर स्विंग को भी ये अनस्टेबल पावर स्विंग करके आपको कैस्केडिंग ट्रिपिंग कर सकते हैं। ये पीएसएस का सेटिंग इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। पीएसएस का सेटिंग भी क्रिटिकल है, पीएसएस का सेटिंग को ट्यूनिंग करना है और इसको चेकिंग करना भी, और इसका जो चेकिंग में स्टेप टेस्ट में करते हैं उसको जो चेक करते हैं हम लोग पीएसएस सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इंश्योर करना, क्योंकि ये अगर आप सही से सेट नहीं करेगा तो ये स्टेबल फॉल्ट को भी, स्टेबल कंडीशन को भी अनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसीलिए ग्रिड का साथ कभी भी चल रहा है तो पीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी सून मतलब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेटर में।
ठीक है फ्रेंड। तो इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी का जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स आपका हाई स्पीड रिक्रूजिंग। रिक्रूजिंग है फ्रेंड्स, हम लोग एक ऑटो रिक्रूजिंग के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ओवरव्यू में बात करेगा तो जैसे पहले बताया फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में मोस्ट ऑफ द फॉल्ट है, 80% से ज़्यादा फॉल्ट है आपको सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से। उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांसिएंट फॉल्ट्स ही होते हैं। वो ट्रांसिएंट फॉल्ट्स को अगर आप हाई स्पीड में आप इसको क्लियर करोगी और इसको आप दोबारा आप इसको ऑन करेगा तो जैसे क्लियर हो गया, तो इसमें आपको हाईली जल्दी आप क्लियर भी कर दिया फॉल्ट को, ठीक है। और जल्दी इसको ऑन करके आपको इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट को आपको रिस्टोर करेगा, तो आपको एक्सेलरेटिंग पावर मिनिमम हो गया, राइट। मिनिमम हो गया तो आपको स्टेबिलिटी लिमिट भी बढ़ गया था। कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, आप हाई स्पीड में आप इसको ट्रिप कर दिया, अच्छा चीज़ है, बहुत हाई स्पीड में ट्रिप कर दिया, लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड में आप दोबारा वापस क्रॉस करेगा तो हो सकता है वो ट्रांसिएंट फॉल्ट, मतलब आपको पेड़ गिर गया, नहीं ये तो कोई बर्ड है, वो अभी भी इंटैक्ट में है, आपको तुरंत आप ट्रिप करके दोबारा ऑन करेगा तो वो फॉल्ट अभी भी परसिस्ट हो सकते हैं। वो जैसे ड्रॉप गिरना चाहिए, गिरने तक थोड़ा सा टाइम डिले देना चाहिए, या नहीं तो पेड़ है वो जैसे मेल्ट होकर गिर जाएगा ट्रांसिएंट फॉल्ट में। गिर गया है तो इसके बाद ऑन भी करेगा तो आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। लेकिन वो गिरने का पहले ही, आपको ड्रॉप होने का पहले ही, या नहीं तो वहाँ जो भी आपको आइनेज हुआ वहाँ जो सिस्टम में एयर में, वो डी आइनेज होने का पहले ही आप दोबारा इसको रिक्लोज कर दिया तो ये क्या हो सकते हैं, दोबारा एक बड़ा फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको जो इवन आपको थोड़ी देर वेट करने से ये एकदम आपको नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन जस्ट पहले बहुत हाई स्पीड में आप रिक्लोजिंग का चक्कर में आप क्लोज करने की वजह से या आप इसको स्टेबल कंडीशन को अनस्टेबल क्रिएट कर दिया, राइट। इसीलिए आपको रिक्लोजिंग का जो स्पीड है वो बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत हाई स्पीड तुरंत भी नहीं करना चाहिए और बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए। बहुत धीरे करेगा तो जैसा पहले का प्रॉब्लम से वो सब है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर आप रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, ओनली मैकेनिकल इनपुट पावर है, तो आपको एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ ही जाएगा, आपको एक्सेलरेशन टार्क बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ जाएगा, आपको ये अनस्टेबल तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए आपको रिक्लोजिंग के लिए। वो बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऑप्टिमम वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स आज के हमारा टॉपिक है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।